हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप और यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, मैक्सिमम चैप्टर्स का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है, शायद ये कि चैप्टर बचा हाइड्रोकार्बन जो हम लोग आज करने वाले हैं। स्टार्ट करता हूं मैं इंट्रोडक्शन से और फिर उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ राहुल डूडी, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर। पिछले 7 साल से आईआईटी जेईई नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा। अनअकैडमी पे मेरा जो रेफरल कोड है दैट इज RD10, आपकी स्क्रीन पर लिखा है। आप इस कोड को यूज करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाता है। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। और अगर आप प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, ये उन बच्चों के लिए है जो अपनी 12th की प्रिपरेशन बहुत सिस्टमेटिकली करना चाह रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, साथ साथ 11th का रिवीजन जितना भी बचा हुआ टाइम है उसमें वो बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं। तो बेटा आप अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए जा सकते हो। इसमें आपको फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, टेस्ट एनालिसिस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल मेंटोरशिप, मेंटोर के बाद आप कॉल भी कर सकते हो, उनसे आमने सामने 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर सकते हो। स्पेशलाइज स्टडी मटेरियल मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। और बेटा अगर आप IIT जेईई और नीट के लिए पढ़ रहे हैं, स्टडी प्लानर भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो देखो फीस बहुत ही रीजनेबल है। एक सिस्टमेटिक स्टडी आपको मिल रही है और एक बहुत ही रीजनेबल फीस जिसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। 12 महीने की फीस 15,000 रुपये लिखी हुई है। पेमेंट करने से पहले आपको कोड यूज करना है बेटा RD10, ताकि आपको हर अमाउंट पे 10% डिस्काउंट मिल सके। फीस लगभग 13,500 रुपये के लगभग रहेगी। ये पूरे साल भर की फीस है बेटा, है ना। और इसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट की फीस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री की फीस, इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। अभी एक ऑफर भी चल रहा है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। बहुत ही शानदार मौका आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने का। ठीक है, और अगर आपने ये कोड यूज किया तो बेटा मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी आपको मिलता है। कुछ स्टडी नोट्स होते हैं जो आपको मेरी तरफ से दिए जाते हैं। और ये आइकॉनिक की फीस है, इसमें बेनिफिट्स बहुत शानदार है। पर्सनल मेंटोरशिप जिसकी मैं बात कर ही रहा था, यहाँ पर भी आपके सामने कोड लिखा है। और जो बच्चे IIT जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स रहें और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छा करें, ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक सब्सक्रिप्शन बनाया गया है जिसका नाम है कोम्बो। इसमें आप कोम्बो सब्सक्रिप्शन में IIT जेईई प्लस 11-12 या फिर नीट प्लस 11-12 क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और एक बहुत ही शानदार जो बेस्ट सब्सक्रिप्शन मैं मानता हूँ अनअकैडमी पे, वो ये वाला है। अभी मैंने ऑफर की बात कर ही ली थी, है ना। अनअकैडमी एक्सेलरेट, अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 12 या फिर और उससे ज्यादा का मंथ का, तो आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बेटा। और कोड मैंने आपको बता दिया कौन सा लगाना है, RD10 यूज करना है ना। अगर आपको किसी भी ऑफर या फिर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और बात भी कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स कंसर्न होंगे उनको देख लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो जी, तो स्टार्ट करें फिर हम लोग अपना टॉपिक। किया जाए। ओके, एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जैसा चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले हालांकि मैंने इसको डिटेल में करवाया था, बट हम लोग रिवीजन पार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब आप लोगों को पता ही है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कॉम्पाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, है ना। कॉम्पाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, है ना। और हाइड्रोकार्बन्स आपने बहुत सी जगह पे देखे होंगे। कुछ एक दो वो फुल फॉर्म्स आपसे पूछ सकता है, आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे ना, CNG की फुल फॉर्म, LPG की फुल फॉर्म है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो वो एक बार आप याद कर लेना, ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। हम लोग कहते हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन को हम लोग मोटा मोटा अगर देखें तो बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और एक और जिसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक, है ना।
ये 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस कैटेगरी में कौन आता है बेटा, बताना जरा। इस कैटेगरी में आता है एल्केन, है ना। अनसैचुरेटेड मतलब जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है ना, ये अनसैचुरेटेड में आते हैं। इसको हम लोग एल्कीन्स कहते हैं। और ये वाला जो होता है इसको हम एल्काइंस कहते हैं। ये मेरे हिसाब से सब लोगों को पता है, इसमें कोई कोई मेजर प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। एरोमेटिक हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, मैं आपको जब एरोमेटिक कंपाउंड आएगा उस केस में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, एल्केन्स की, है ना। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखो इसने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि दीज हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट, देख रहे हो ये पॉइंट, दीज हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस एज they do not react with acids, bases and other reagents, hence they were earlier known as paraffins. ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि why alkanes are known as paraffins। तो आप उसमें लॉजिक ये देखे आओगे कि ये नॉर्मल कंडीशंस में किसी और के साथ रिएक्ट करने की, कंबाइन होने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। तो फिर आप कोई बोलेगा सर पैराफिन्स ही क्यों। देखो इसका एक मीनिंग है, लैटिन में जो पैरम है उसका मतलब होता है लिटिल, बहुत कम, और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, है ना। एफिनिस का मतलब एफिनिटी, तो मतलब इनकी एफिनिटी बहुत ही कम होती है बाकी किसी भी रिएजेंट के लिए, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या फिर कोई अदर रिएजेंट हो, ठीक है। कुछ लोग रीजन भी पूछ सकते हैं, वो यार आप इसमें ऐसा लिख सकते हो कि सर कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना, या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो कार्बन कार्बन की और कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं, बॉन्ड जो है वो पोलर नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी बाकी एलिमेंट्स के लिए, बाकी ग्रुप्स के लिए, रिएजेंट्स के लिए बहुत ही कम होती है ना। मेरी बात समझ में आ रही। नोमेनक्लेचर, मेरे हिसाब से नोमेनक्लेचर आप लोगों को पता ही होगा। नेमिंग पता आप लोगों को कैसे करनी होती है? एक मिनट, ठीक है। तो नेमिंग में आपको कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा अभी, ठीक है ना। आप बताओगे कि क्या उसका नाम क्या है और कैसे उसको लिखना है। लेट्स से आप बेटा कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों बता सकते हो, ठीक है। नेमिंग में तो दोनों ही चीज कंसिडर की जाती है ना, कॉमन और आईयूपीएसी, तो आप चाहो तो दोनों बता सकते हो उनके। देखो जरा, जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए, ठीक है। आईयूपीएसी नेम आप बोलोगे सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप, और लास्ट में सफिक्स क्या लगता है, एल्केन के केस में एन लगता है, तो नाम हो गया प्रोपेन, है ना। अब अगर एक और सिस्टम होता है नेमिंग का, जैसे आप लोगों को पता है, अगर कॉमन नेम लिखना हो तो, और अगर बेटा तीनों कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में हो, हम कहते हैं उसको एन प्रोपेन, ठीक है। वैसे ही देखो 4 कार्बन है तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्यूटेन, और अगर कॉमन लिखना हो तो एन ब्यूटेन, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, नंबरिंग दे दो 1 2 3, 2 पे क्या लगा हुआ मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और अगर आप कॉमन नेम देखोगे तो बेटा इसका नाम है आइसोब्यूटेन। आइसो किसको कहा जाता है, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये वाला ग्रुप, दिस इज नोन एज आइसो। समझ में आ रही मेरी बात। एक कार्बन से अगर 2 मिथाइल लगे हों तो उसको क्या कहा जाता है, आइसो बोला जाता है। तो आइसो टोटल कितने कार्बन है बेटा,
4 कार्बन है तो ये बन गया आइसोब्यूटेन। ठीक, इसको देखो, इसका यूपीएससी नेम अगर मैं तुमसे पूछूं क्या लिखोगे? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बताओ यही होगा। और अगर इसका मैं तुमसे कॉमन नेम पूछूं तो इसका कॉमन नेम होता है नियो, और टोटल 5 कार्बन है तो नियो पेंटेन। बताओ, ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? देखो, ये जो ग्रुप होता है ना बेटा, एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हो, और यहाँ पर CH3 है ना, इसको अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा दूं ना तो नियो पेंटाइल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरे हिसाब से। ये IUPAC नेमिंग करना आप लोगों ने पहले भी 11th क्लास में भी बहुत डिटेल में आप लोगों ने सीख लिया होगा। लेट से अगर ऐसा लिखा है, तो इसका अगर कोई तुमसे IUPAC नेम पूछे तो सिंपल है, क्या करोगे? ये राजी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे इसकी? देखो, इधर से सब्स्टिट्यूएंट 3rd नंबर पे आ रहा है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट 2nd नंबर पे आ रहा है, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल हम लोग कहते हैं ना। यही हो जाएगा। तो अब ये देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? इथाइल, और ये कौन सा है? मिथाइल। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका हम लोग नाम पहले लिख, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल और टोटल 5 कार्बन है, वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। और क्योंकि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, के बीच सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई ये बन जाएगा एन, पेंटेन। बताइए, कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं, आगे बढ़े फिर। चलो जी, तो नॉमेनक्लेचर के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं आइसोमेरिज्म पे, है ना। आइसोमर्स तो आप लोगों को मेरे हिसाब से पता ही होंगे कि भाई ऐसे कंपाउंड्स जिनका क्या सेम हो, केमिकल फॉर्मूला सेम हो, बट जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। तो आपका जो एल्केन होता है बेटा, वो एक्चुअली 2 तरह के आइसोमेरिज्म शो करता है। एक तो आपका स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप लोगों को पहले ही बताया था, 11th क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट जो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, तो उनको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। और जो आपका एल्केन है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर शो कर सकता है। ठीक है, लेट से वैसे ही एक और दूसरी आइसोमेरिज्म भी होती है जिसको बोला जाता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। क्या कहते हो आप? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है जो 11th क्लास में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के, है ना। जैसे देखो, मान लो मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, C4H10 लिखा हुआ है ना, 4 कार्बन है, मतलब ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने कहा भाई इसके आइसोमर बनाओ, तो आपने क्या किया, इसका एक ये वाला आइसोमर बना दिया, 4 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब किसी ने ऐसे कर दिया कि सर मैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट यूज करूंगा, तो कर ले भाई, क्या दिक्कत है इसमें मेन कार्बन में 4 कार्बन है, इसमें मेन कार्बन चेन में 3 ही कार्बन है, बट दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है कि नहीं? बताओ। और अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है तो इनको मैं आइसोमर कह सकता हूं। अब बात यह आती है कि भाई कौन सा आइसोमर का है, तो अगर मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? चेन आइसोमर्स कहते हैं, है ना। ऐसे ही पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मान लो आपसे कह दिया कि भाई बताओ C5H12 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे? कौन बताएगा? एक बार ट्राई करने की कोशिश करो आप लोग।
एक बार सॉल्व करने की ट्राई करो। वाह, चलो देखो देखें बेटा, C5H12 का मतलब तो यही हो गया, 5 कार्बन है मेन कार्बन चेन में। तो किसी ने क्या किया, सबसे पहले ये बना दिया है ना, ये एक आइसोमर है 5 कार्बन। अब मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन हो मान लो, दूसरा आइसोमर ये बन सकता है ना। क्या ये भी C5H12 है क्या, चेक कर लो भले आप लोग, है ना। अच्छा, तो देखना जरा, क्या ये भी C5H12 है क्या, बिल्कुल है। और तीनों की देखो ना स्ट्रक्चर अलग अलग है ना यार, दिस इज एन पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन एंड दिस इज नियोपेंटेन, है ना। तो कितने आइसोमर बन गए टोटल, 3 आइसोमर्स बन गए। बताओ इस तरह से आप आइसोमर बना सकते हो क्या? जल्दी बोलो देखें। तो अगर मान लो ऐसे पूछा जाए तुमसे, 6,6H14 के टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? टोटल स्ट्रक्चरली बताना है ना बेटा, वैसे तो टोटल कुछ और भी बन जाते हैं ऑप्टिकल वगैरह, वो नहीं बताना है आपको, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने। करो देखें एक बार फटाफट से सॉल्व। हाँ जी, हुआ बेटा, ट्राई करिए आप लोगों ने। देखो मैं बता देता हूं, एक बार चेक कर लेना आपके सही है क्या। देखो मेन कार्बन चेन में 4, 5 और 6, ये देखो एन हेक्सेन बन गया। अब आप क्या करो, इसमें ब्रांचिंग करो। तो मैंने क्या किया देखो, सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग कर दी। देख रहे हो मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 5, बट जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे। कोई कहेगा सर सेकंड की बजाय इसको थर्ड पे भी तो कर सकते हैं, क्यों जी, ये भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ये थर्ड पे है। अच्छा अब बट और ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि फिर उसे सेकंड पे आ जाएगा। अब आप क्या करो, मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन लो और उस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट कर डालो, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट। एक बार चेक करो सही है क्या, ये भी C6H14 ही है, यस। अच्छा एक और बना रहा हूं मैं, ये भी देखना जरा। दोनों सब्स्टिट्यूएंट मैंने एक ही कार्बन पे डाल दिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये भी C6H14 ही। तो मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा।
अगर किसी का बना है तो भाई चेक कर लियो, इन्हीं में से कोई एक होगा वो। ठीक है, ओके। चलो जी, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। इंपॉर्टेंट है बेटा एल्केन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, है ना। और सबसे पहला मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ गए हो आप, एल्कीन एंड एल्काइन, इनकी बात हो रही है ना, एल्कीन एंड एल्काइन। तो देखो क्या कहता है इसमें कि मान लो आपने एल्कीन लिया बेटा, ठीक है, और इस पे हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया। क्या लेना है, कैटलिस्ट लेने हैं, किसकी प्रेजेंस में, पीटी पीडी और एनआई की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो होगा क्या इसमें, जो कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है बेटा ये टूट जाएगा। आप कहोगे को सर ऐसे तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, उन दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा देना, ये बन गया एल्केन। ठीक है, लेट से ये होता, और अगर आप इस पे करते, ये वाला पाई बॉन्ड है, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लग जाता। ठीक है, अगर मान लो एल्काइन होता बेटा, ये रहा एल्काइन, तो इसमें दो पाई बॉन्ड है ना, तो आपको कितने की जरूरत पड़ती, 2H2 की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो दोनों पाई बॉन्ड टूटते, तो इन दोनों कार्बन की दो दो वैलेंसी खाली होती, तो दोनों पे क्या लग जाता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाता। ठीक है ना, तो देखो यहां से बन जाता बेटा CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको और क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, दैट्स वाई इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहा जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट लिखा है कि भाई जब ये रिएक्शन करवाते हो तो प्लेटिनम और पैलेडियम जो है वो इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे भी कैटलाइज कर सकते हैं, बट जो आपका निकल होता है उसके लिए थोड़ा हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देने की जरूरत पड़ती है। एक इंफॉर्मेशन है जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आप इस इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड मतलब एक एल्काइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अब एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएं, और उसमें भी फर्स्ट मेथड है रिडक्शन। कहता है एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवा दो। अब भाई रिडक्शन करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। लेट से मैंने ले लिया एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, और इसका रिडक्शन करवा दिया किसकी प्रेजेंस में, जिंक एंड डाइल्यूट, है ना, रिडक्शन करवा रहा हूं मैं इसका, हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक और H+, है ना, जिंक H+। एनसीईआरटी में ये लिखा, और भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वैसे तो इस रिएक्शन में होगा क्या, देखो ये जो बेटा कार्बन हेलोजन के बीच बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन आपको इधर लगा देना है, एक हाइड्रोजन इधर लिखा देना, रिडक्शन ही तो हुआ है भाई, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन ही तो हो रहा है एल्काइल हैलाइड का। बताओ तो क्या बन जाएगा, RH+HCl। ये क्या है बेटा, इसको क्या कहा जाता है, एल्केन। बताओ देखें, बात समझ में आई आपको। लेट से ये लिखा हुआ होता, तो क्या करते, तो भी यही करते, कार्बन हेलोजन के बीच बॉन्ड तोड़ते, एक हाइड्रोजन इधर लिखते, एक हाइड्रोजन इधर लिखते, तो यहां से क्या बन जाता, CH3 CH3। अरे बताओ आपको समझ में आ रही है क्या मेरी बात, यस सबको, पक्का। ठीक है, अब इसमें नोट में एक पॉइंट है जो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर मैं तुमसे पूछूं RF RCl RBI और RI कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा रिडक्शन के लिए, एक बार सोच समझ के अपना जवाब देना है ना।
आराम से सोच समझ के बताओ, देखें। हाँ जी, ठीक है, देखना जरा। भाई आप क्या कह रहे हो, आपने कहा सर इस रिएक्शन में होगा क्या, कार्बन हेलोजन के बीच बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा, आपका एल्काइल हैलाइड उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। और आसानी से कब टूटेगा, जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, है ना, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है आरआई में, क्योंकि आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है। ठीक है, और ये सेकेंड पॉइंट लिखा भी है कि भाई जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन सब के कंपैरिजन में, जिसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। दैट्स वाई जो आपके एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ये वाली रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको मेरी बात, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट बेटा, एल्काइल हैलाइड से ही बनाने का जो अगला मेथड है दैट इज वुड्स रिएक्शन। अब ये वुड्स रिएक्शन क्या होती है, सुनो। आपको क्या करना है, मैंने एल्काइल हैलाइड का 2 मोल लेने हैं एल्काइल हैलाइड के, और उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवा देना है। किसकी प्रेजेंस में बोलो जरा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये ड्राई ईथर क्या कर रहा है यहाँ पर, बेटा ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। फिर आप पूछोगे सर वाटर क्यों नहीं लिया आपने, बेटा क्योंकि जो सोडियम होता है ना उसकी वाटर के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं, है ना, वो पानी में आग लगा देता है, बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वो एल वाटर आपने यूज नहीं किया। अच्छा, ये तो समझ में आ गया इसका लॉजिक। अब होगा क्या, देखो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये देखो ये जो एक्स है वो किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ। और ये जो एल्काइल ग्रुप है वो इस वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, हायर एल्केन बना देगा आर। कुछ समझ में आ रहा है, लेट से मैंने ये ले लिया एग्जांपल ले लो, एल्काइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड के 2 मोल लिए, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करवाया, NaCl यहां से बाहर चला जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बचेगा, CH3 CH3 प्लस 2NaCl। ठीक है ना, तो मतलब जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या तुम्हें। अब थोड़ी सी इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि भाई चलो यहां तो सेम ही एल्काइल ग्रुप थे, है ना, तो एक चीज तो और समझो, आपको ये चीज समझ आई होगी ना कि इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बनाया जा सकता। समझ में आई क्या तुम्हें बात, भाई मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन जो जब आप बनाओगे तो जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन वाला जो एल्काइल हैलाइड भाई वो 1 कार्बन वाला होगा, और जो एल्केन बनेगा मिनिमम 2 कार्बन वाला। एक कार्बन वाला एल्केन इस मेथड से नहीं बन सकता। ठीक है, अब अगर मान लो आपने जो एल्काइल हैलाइड यूज किए बेटा वो अलग अलग है, देख रहे हो आप लोग, इसमें है मिथाइल क्लोराइड और इसमें है इथाइल क्लोराइड, अलग अलग है कि नहीं। अब बात ये आती है कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब अलग अलग हो एल्काइल हैलाइड तो हमें क्या करना होता है, जो रूल है उसी पे स्टिक रहना है कि भाई एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा। तो मान लो इसके जो 2 एल्काइल ग्रुप है वो आपस में जुड़ जाए, है ना, CH3Cl, तो दो CH3 एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ गए, CH3 बन गया। 2 इथाइल एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ गए, ब्यूटेन बन गया। और तीसरी चीज,
इसका एल्काइल इसके एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ गया। आपको क्या होगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेगा। देख रहे हो, अब मिक्सचर ऑफ एल्केन मिल रहा तो ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यार इस केस में होता क्या है एक्चुअली कि जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट होता है ना, उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड बहुत कम हो जाती है और इन तीनों को सेपरेट करने में भी जोर आता है ना, तुम्हारे लिए काम और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से कहा जाता है कि हम इस मेथड से अनसिमेट्रिकल एल्केन भी नहीं बना सकते। देखो ये वाला जो एल्केन है ना वो अनसिमेट्रिकल है, 3 कार्बन है, तो ये बना नहीं सकते इस मेथड से अच्छी यील्ड में। बनाने को तो जैसे बन गया, बट इसकी जो परसेंटेज यील्ड होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, ये सेकंड मेथड था बेटा। अब इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन में थर्ड मेथड पे चल रहे हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है, और उसमें भी जो फर्स्ट मेथड है दैट इज बाय हीटिंग विद सोडा लाइम। तो सबसे पहली चीज ये सोडा लाइम क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसके मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। कहां से नाम आया इसका सोडा लाइम, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहा जाता है बेटा, कास्टिक सोडा। और जो HCl CaO है उसको क्या कहा जाता है, क्विक लाइम। तो यहां से क्या बन गया, सोडा लाइम। ठीक, अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें होता है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, देखो ये लिखा हुआ, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। सुनना मेरी बात, आपको क्या करना है, एक सोडियम सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेट से ये रहा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको सोडा लाइम के साथ हीट कर देना है। ठीक, तो यहां से ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट CO2 बाहर निकाल दो। जैसे CO2 बाहर निकला, पीछे एक कार्बन बचा और एक कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा। CO2 एसिडिक इन नेचर होता है, NaOH बेस होता है, Na2CO3 बना देगा। ठीक है, एक और ले लो, इसमें बताओ क्या बनेगा। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, यहां से CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो पीछे कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा, CH3 और Na2CO3 आपको वापस मिल जाएगा। बताओ क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। अगला मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म भी दी हुई है एनसीईआरटी में, और ये मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम क्या है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसमें क्या किया जाता है, आपको सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा देना है, उसका एक्वा सॉल्यूशन लेके, लेट से मैंने क्या किया, ये रहा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल। और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इसका पहले एक्वा सॉल्यूशन बनाओ और फिर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, है ना। जैसे मान लो वाटर होता है, वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी से पास होती है, तो जो वाटर है वो टूट जाता है H2 और O2 में, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, नोड और कैथोड पे, है ना। तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज क्या,
इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। तो आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया, क्या दिक्कत है। अब सुनना होता क्या है, इसमें भी यहां से CO2 बाहर निकलता है। एक मॉलिक्यूल में से एक CO2 बाहर निकला तो दो मॉलिक्यूल होंगे, उसमें से दो CO2 बाहर निकल जाएंगे। प्लस ये दो अल्काइल ग्रुप हैं, ये दो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। प्लस साथ में और क्या बनेगा बेटा, इसमें बनता है देखो NaOH प्लस H2। और ये जो एल्केन बना है CH3 ये है आपका सिमेट्रिकल एल्केन। ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन, मतलब वो जो एल्काइल ग्रुप है ना वो आपस में जुड़ रहे हैं। तो लेट से मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, तो मैं ये दे दिया, हाँ जी। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, हो गया। देखो यहां से भी क्या करना है बेटा, CO2 बाहर निकालना है, और ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके दो मॉलिक्यूल है ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है ना, इसका जो मैकेनिज्म है वो भी हमारे सिलेबस में, हमें इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है। ठीक, तो चलो देखें मैकेनिज्म के लिए रिएक्शन देख लेते हैं ना। जैसे मान लो ये वाली रिएक्शन है, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो इसका जो एल्काइल ग्रुप है वो रिपीट हो जाएगा। ठीक, Na2CO3 नहीं CO2 आएगा यार, प्लस NaOH प्लस H2, है ना। इधर भी लिखा था क्या हमने NaOH, हाँ NaOH प्लस Br2 नहीं बेटा, यहाँ H2 आएगा ना, और साथ में CO2 गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, हाँ अब देखो इसमें क्या होगा, सुनना मेरी बात को। जैसे मान लो आपने सोडियम सोल्ट, अच्छा एक चीज और देखो, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं ना, तो आपका जो कैथोड और एनोड होता है, जो आपने बैटरी डाली है, जो सेल डाला है, उसका कैथोड और एनोड पे अलग अलग तरीके से रिएक्शन होती है ना। जो इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो कैथोड पे क्या मिला और एनोड पे क्या मिला, दोनों पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एड एनोड। बेटा एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, चाहे कोई सा भी कंट्री कुछ भी हो, है ना। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, है ना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो अब भाई इसको जैसे आपने पानी में डाला, तो ये तो Na प्लस अलग हो गया और ये अलग हो गया, है ना, आयंस दे दिए इसने। अब ये जो आयन है देखो, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है बेटा, ऑक्सीजन तब तक न्यूट्रल रहता है जब तक उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 से ज्यादा आते ही ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाता है, ऑक्सीजन चार्ज आते हैं ऑक्सीजन पे। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज है बेटा। देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जब तक 6 इलेक्ट्रॉन है तब तक ना तो उस पर नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 6 तो उसके खुद के ही हैं। ना तो लिया ना दिया किसी को। तो अब यहां पर क्या होता है, ये देखो ऑक्सीजन के पास
7 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, 6 तो फिक्स होते हैं और नेगेटिव आ रखा है ऑक्सीजन पे माइनस, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ना। अब कितने रह गए, सिर्फ और से, अच्छा एक ज्यादा लगा दिया मैंने, एक मिनट। ये देखो अब कितने रह गए, 1 2 3 4 5 और 6, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो मतलब ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं, तो ये दो मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है। अब अगला स्टेप जो है वो बड़ा मजेदार है, और वहीं से क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है। इस स्टेप में क्या होता है, ये जो बेटा कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, इस बॉन्ड का होता है होमोलिटिक फिजन। क्या होता है बेटा, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन मतलब एक कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, और एक कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। अब ये जो बेचारा ऑक्सीजन है इसके पास तो जो लोन पेयर है उसकी भरमार है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके पास, कितने भी ले लो बोले, तो नेगेटिव चार्ज है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या करेंगे, मिलके अपना जुगाड़ कर लिया इन्होंने। तो यहां से क्या बाहर निकल गई देखो, सी डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, CO2 बाहर निकल गया, प्लस ये क्या बना यहाँ से, दो CH3 के फ्री रेडिकल। बताओ क्या मिला, 2 CH3 के फ्री रेडिकल्स। ठीक। अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, यही CH3 के फ्री रेडिकल आपस में मिलते हैं और आपका एल्केन मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, बताओ देखिए मेरी बात समझ में आई तुम्हें। अब मान लो, क्या मान लो, हाँ सेकंड स्टेप एट कैथोड की बात कर लेते हैं हम लोग। एट कैथोड रिडक्शन है ना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट से गेन किस कौन करता है, देखो H2 गेन करता है, H2 में H प्लस और H माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और ये बनता है 2H का फ्री रेडिकल और 2OH माइनस का फ्री रेडिकल। तो ये जो H का फ्री रेडिकल मिला है, ये अपने जैसे दूसरे H के फ्री रेडिकल के साथ मिलके H2 बना लेता है। ठीक है, और ये जो OH माइनस मिला, ये पीछे हम लोग छोड़ के आए, देखो Na प्लस, Na प्लस कहीं पर भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो Na प्लस जो होता है वो इसका साथ छोड़ के OH माइनस के साथ चला जाता है और NaOH बना लेता है। बताओ समझ में आ रही मेरी बात आपको। तो ये है बेटा कॉलवेज रिएक्शन। ठीक है, तो हाँ ये हुआ है खत्म आपका फिजिकल सॉरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज जो आती है ना वो है फिजिकल स्टेट। आपको चाहे याद हो ना हो बहुत ज्यादा, फिजिकल स्टेट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं करता, ओवर द कोर्स पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने आप पता लग जाएगा। एल्केन्स जो होते हैं, अभी हमने कहा कि भाई एल्केन जो है ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच है ना, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
वेंट्रवॉल, और वेंट्रवॉल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा ये वीक होता है ना? कोई डाउट थोड़ी ना इसमें, वीक बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। चलो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। सबसे पहले कहता है कि भाई फर्स्ट फोर वीक फोर्सेस, फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ, हाँ तो बेटा अब ये तो जो भी है आपके लैब में वही है, अब इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये दो प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल कर लेना बस। हाँ अब हम लोग बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की, है ना, दूसरी फिजिकल स्टेट सॉल्युबिलिटी। है ना? देखो फिजिकल स्टेट तो हो गई है, फर्स्ट फोर मेंबर तो गैसेज होती हैं, फिर उसके बाद हाँ सॉलिड्स, फिर गैसेज और फिर लिक्विड, ठीक है हो गया। तो सॉल्युबिलिटी की बात करो बेटा। देखो अभी हमने कहा कि जो एल्काइल हैलाइड है बेटा ये CCl4 है ना, सॉरी एल्काइल हैलाइड नहीं, एल्केन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, सॉरी। देखो एल्केन्स जो होते हैं, एल्केन अभी आपने कहा सर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और वाटर जो होता है बेटा ये एक पोलर सॉल्वेंट होता है, कैसा है, पोलर सॉल्वेंट। आप लोगों ने ये चीज तो सुनी होगी कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, एल्केन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इन दोनों के बीच किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं होती, इस वजह से आपका एल्केन वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है ना। और जो आपके ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें इसकी सॉल्युबिलिटी काफी अच्छी होती है। जो जैसे वाटर हो गया ये पोलर सॉल्वेंट है, ईथर हो गया ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, और आपका बेंजीन हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया, सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, इसको अच्छे से देखना। आप सब लोगों को ये चीज तो पता होगी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एल्केन जो होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स अभी आपने कहा सर कौन सा है, वेंडरवॉल। और जो वेंडरवॉल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, है ना, मॉलिक्यूलर साइज या फिर सरफेस एरिया। तो जिसका ज्यादा होगा वेंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, और सबसे लास्ट में आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलो जैसे मैंने एग्जांपल दिया CH4, और अगर इन तीनों में मुझे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर करना, कंपेयर करना हो, है ना, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम है, छोटा सरफेस एरिया, इसमें सरफेस एरिया और बढ़ गया, इसमें और बढ़ गया, इस वजह से ये ऑर्डर हो। बताओ समझ में आ रही मेरी बात? अब ये तो इसका मतलब ये कह दो कि अगर आपके कार्बन स्ट्रेट लाइन में है ना, तो ये देखो उसने ऊपर वाले पॉइंट में ये लिखा है, बट अगर आपका आइसोमेरिक कार्बन है, आइसोमेरिक, लेट से ऐसे, ये तीनों के तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, चेक कर लो भले, इसमें एक कार्बन और लगा लो, है ना, 5 कार्बन, तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम, मतलब तीनों आइसोमर्स हैं। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट देखना हो तो आप कहोगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जितनी ब्रांचिंग अच्छी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा।
से यहाँ पर देखो जितने बॉइलिंग ब्रांचिंग कम होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांचिंग है देखो बेटा, और इसमें 2 ब्रांचिंग है ना। तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों करता है, इसका अपना भी रीजन है। क्योंकि जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो जो मॉलिक्यूल का शेप है वो स्पेरिकल होता जाता है, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे मिनिमम होता है, कम होता है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ऑल राइट, ये चीज आपको क्लियर है क्या? तो ये बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने कर ली खत्म। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम लोग आज वाली क्लास में नहीं देखेंगे, जैसे भी होता है नेक्स्ट क्लास जब भी होती है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो जी, फिर आज के लिए इतना ही बेटा। जब भी आप ओपन हाउस सेशन होता है, हालांकि मैं बता देता हूं कब होना है मेरा, तो आप उस ओपन हाउस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ बात कर सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर आपको लगता है वीडियो का कोई कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो उसको आप बग्स बाउंटी में रिपोर्ट भी कर सकते हो। जो बच्चे पहली बार अनअकैडमी ऐप पे आते हैं ना, वो जैसे ही किसी फ्री लाइव क्लास पे क्लिक करते हैं उससे बेटा एक इनवाइट कोड पूछा जाता है, आप उसमें RD10 लगा सकते हो। अनअकैडमी ऐप पे जो फ्री क्विजेज होती है उनको ज्वाइन करने का प्रोसेस भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक। और ये मेरा बैच चल रहा है अभी अनअकैडमी पे, एक्सपीडिशन बैच फॉर टर्म 2, इसमें केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोग चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलो जी, बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे बेटा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें। ठीक है, ओके, चलो जी, टाटा बाय बाय, लेट्स बैक इट।